गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? कोविड-19 के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अधिकाधिक ज्ञानार्जन करने का प्रयास करें। आज अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सिनेरियो में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935। सर्वप्रथम हम इस अधिनियम के उस पृष्ठभूमि को या आधार को देखने का प्रयास करेंगे जिससे ब्रिटिश शासन को 1935 में ये अधिनियम लाना पड़ा। देखिए साथियों, 1919 के एक्ट के बाद में प्रति 10 वर्ष पश्चात भारतीय शासन व्यवस्था में उसकी समीक्षा के लिए या सुधार के लिए जो एक्ट लाया जाना था उससे पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण से भारत में उसका गहरा विरोध होता है और विरोध के बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन होता है और उसमें भारत के भावी संविधान की एक रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में भारत में पूर्ण स्वराज्य की बात कांग्रेस के अधिवेशन में की जाती है। ऐसी पृष्ठभूमि में 1930 में लंदन में जो कि भारत के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश सरकार के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में आयोजित होते हैं। भारतीय समस्या पर विचार विमर्श के लिए ये सम्मेलन होते हैं और इन सम्मेलन के बाद 1933 में ब्रिटिश शासन की ओर से जो एक पत्र जारी किया जाता है जिसे वाइट पेपर के नाम से पुकारा जाता है और इसी वाइट पेपर जो प्रकाशित किया गया था उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है और कमेटी के सुझाव के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पारित किया जाता है। ये एक्ट या अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक माइलस्टोन के रूप में साबित हुआ। यह पहली बार पूर्ण उत्तरदायी सरकार का इसमें प्रावधान किया गया। यद्यपि केंद्र में ऐसा नहीं हुआ लेकिन राज्य में जो प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जो गठन सरकारों का हुआ था वहाँ पर पूर्ण उत्तरदायी सरकारें बनी थी। ये एक लंबा एवं काफ़ी विस्तृत एवं जटिल दस्तावेज था जिसमें 14 भाग, 321 आर्टिकल एवं 10 शेड्यूल थी। परंतु इसमें ध्यान रखना उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रिम्बल का अभाव था। 1919 के अधिनियम में उद्देशिका या प्रस्तावना थी, उसी को सेम इसमें अपना लिया गया। अलग से 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना नहीं थी, इसलिए ये परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान या 1935 के अधिनियम की विशेषता अपन देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस एक्ट में केंद्र सरकार संबंधी क्या प्रावधान थे। नंबर 1, एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, यानी इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक शासन व्यवस्था के दर्शन हमें देखने को मिलता है और एक ऑल इंडियन फेडरलिज्म जो स्थापित करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ये संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिनका संघ में मिलना कंपलसरी था, परंतु देसी रियासतें जिनका संघ में मिलना कंपलसरी नहीं अपितु स्वेच्छा या इच्छा से था। परंतु संघ अस्तित्व में तभी आता जब कम से कम, ध्यान रखना, आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली देसी रियासतें इसमें शामिल होती। ऐसा हुआ नहीं, अतः संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। यानी 1935 के अधिनियम में एक संघीय योजना प्रस्तुत की गई, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का सोचा गया, लेकिन ये संघ अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देसी रियासतें
जो जिनको कि स्वेच्छा से संघ में शामिल होना था, और संघ अस्तित्व में जब भी आता जब कम से कम आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली रियासतें उसमें सम्मिलित होती। रियासतों ने सम्मिलित होने वाले अधिकार पत्र पर साइन नहीं किए, अतः संघ अस्तित्व में आया नहीं। सेकेंड, संघ एवं प्रांतों में शक्ति विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि संघीय शासन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, वो इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस हेतु 3 सूचियाँ बनाई गई। संघ सूची, इसमें 59 विषय थे, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की या संघ की सरकार को दिया। वहीं प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे, जिन पर कानून प्रांत की सरकार द्वारा बनाया जाना था। वहीं समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे, इस पर दोनों ही प्रकार की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अवशिष्ट विषय, जो इस शक्ति विभाजन के बाद में जो विषय बच गए थे, उनकी प्रबंध की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी। आंशिक उत्तरदायी शासन के तहत केंद्र में द्वैध या दोहरे शासन की स्थापना की गई। दोहरा शासन का मतलब था कि विषयों का विभाजन 2 भागों में किया गया। एक आरक्षित विषय, और आरक्षित विषयों में मुख्यतः प्रतिरक्षा, विदेश, धार्मिक तथा जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से किया जाता था, तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। इस प्रकार केंद्र के अंदर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करके उसके स्थान पर दोहरे शासन की स्थापना की गई, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में की गई थी। अब वो केंद्र में लागू की गई। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। बिना उसकी अनुमति के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता था। गवर्नर जनरल को वीटो करने यानी किसी भी जो प्रस्ताव था उसको निषेध करने, और साथ ही ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अध्यादेश अध्यक्ष का आदेश होता है और कानून के समान ही प्रभावी होता है। केंद्रीय विधानमंडल को यथावत द्विसदनीय ही रखा गया। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनात्मक बनाया था, और उसको 1935 के अधिनियम में भी वैसे ही रहने दिया। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई, जिनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से तथा 125 देशी रियासतों से निर्धारित किए गए थे। यानी निम्न सदन, जिसका नाम केंद्रीय विधानसभा था, इसकी सदस्य संख्या जो 375 निर्धारित की गई थी, उसमें से 250 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 125 देशी रियासतों से निर्धारित किए गए। उच्च सदन राज्य परिषद, जो कि द्वितीय सदन था, इसकी कुल सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई, जिसमें से 104 ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि तथा 6 नॉमिनेट सदस्य और शेष डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। ये एक स्थायी संस्था थी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के नाम से पुकारी गई थी। ये एक स्थायी संस्था थी, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात निवर्तमान होते थे, अर्थात पद से हट जाते और उनकी जगह नवीन सदस्यों का चुनाव करवा लिया जाता था। इस एक्ट की सबसे विलक्षण या अद्वितीय बात ये थी कि भारत में जो केंद्र में विधानमंडल था, उसका जो निम्न सदन था या लोकप्रिय सदन था, वो था केंद्रीय विधानसभा, और उसमें केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव तो इनडायरेक्ट तरीके से, वहीं उच्च सदन या राज्य परिषद के चुनाव
डायरेक्ट या सीधे करवाने की व्यवस्था की गई थी। और आप देखना, स्वतंत्र भारत के संविधान में जब संसद के लोकसभा जो कि निम्न सदन है उसके चुनाव डायरेक्ट होते हैं और राज्यसभा जो कि राज्यों का सदन है उसके इनडायरेक्ट होते हैं, अर्थात ठीक इससे बाद में हमने उल्टी व्यवस्था को अपनाया, जबकि यहाँ पर एक अजीब सी कहानी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में जिस सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन की प्रणाली शुरू की गई थी, 1919 में उसका और विस्तार किया गया और 1935 के अधिनियम में दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों को भी अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, अर्थात इनके लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार आप ध्यान रखना कि 1909 के एक्ट में किन लोगों को, उसके बाद 1919 के अधिनियम में किन को और 1935 के अधिनियम में किस किस वर्ग को अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। प्रांतीय सरकार संबंधी प्रावधान, अर्थात प्रांतों में जो सरकारें थी उनके लिए इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा शुरू किया गया था उसे समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से पुकारा जाता है। प्रांतों में अब शासन की जो शक्ति है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई और प्रांतीय सूची में शामिल सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रांतीय विधानमंडलों को प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1935 के अधिनियम में प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता या ऑटोनोमस के नाम से पुकारा जाता है। अब प्रांतों के अंदर शासन की शक्ति है वो जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आ जाती है और प्रांतीय सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का इन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, प्रांतीय कार्यपालिका। प्रांतों की कार्यपालिका गवर्नर एवं उसकी मंत्री परिषद द्वारा गठित होती थी। इस कार्यपालिका की समझ शक्ति गवर्नर में निहित थी। गवर्नर को अनेक संविवेकीय शक्तियां प्राप्त थी, जिसके प्रयोग से वह मंत्रियों से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं था। यानी प्रांतों में गवर्नर जो मुखिया था वो मंत्रियों के या मंत्री परिषद के सहयोग से ही कार्य करता था, परंतु उसकी जो शक्तियाँ मुख्य रूप से सब विवेक संबंधी जो शक्तियाँ वो इतनी व्यापक थी कि उसके बारे में उसे मंत्रियों से सलाह लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। यही बात आगे चलकर प्रांतीय स्वायत्तता की असफलता के लिए मुख्य रूप से बाध्यकारी सिद्ध होगी। नेक्स्ट, प्रांतीय व्यवस्थापिका। प्रांतीय विधानमंडल यानी प्रांतों में कानून निर्माण करने वाला निकाय या संस्था, इसके आकार एवं रचना विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी। ध्यान रखना, उस समय 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, उनमें से 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका का गठन किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था में जो उच्च सदन था उसका नाम विधान परिषद जो कि एक स्थायी संस्था थी, वहीं विधानसभा जो कि निम्न सदन या लोकप्रिय सदन था उसका कार्यकाल 5 वर्ष था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अब केंद्र से प्रांतों में भी लागू की गई। इस प्रकार से प्रांतीय व्यवस्थापिका में 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी और प्रांतों के अंदर जिस प्रकार से वर्तमान में भी जो व्यवस्थापिका है उसे विधान मंडल का नाम देते हैं। पहला सदन विधानसभा, दूसरा विधान परिषद होता है और यही सेम सिस्टम 1935 के अधिनियम में भी था। अधिनियम की प्रांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसी के संदर्भ में हम 1935 के अधिनियम को पढ़ते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता वाला जो प्रस्ताव था वो सितंबर 1937 से शुरू होता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1937 में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति के बाद में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और भारत के 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकार बनती है। वहीं असम एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस ने
अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस प्रकार 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। इन चुनावों में भारत के सभी पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसने पार्टिसिपेट किया। प्रांतों की जो गवर्नमेंट थी उसने ब्रिटेन की युद्ध नीति के विरोध में अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। ये न कहने का मतलब ये है कि प्रांतों की जो सरकारें थी 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध होता है और भारत से बिना सहमति लिए ही तत्कालीन वाइसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथ को भारत को भी ब्रिटेन के साथ ही जर्मन के विरुद्ध युद्ध में झोंक देने की घोषणा करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों ने उसकी इस नीति का विरोध किया। प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और जब प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दिया तो भारत में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि लीग की पहले ही सरकार या इन चुनावों में उसे विशेष समर्थन हासिल नहीं हुआ था। प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था ने सिंध, पंजाब और बंगाल में 10 वर्ष तक कार्य किया। यानी ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन 3 प्रांतों में 10 वर्ष तक प्रांतीय सरकारें चलती रही। नेक्स्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य संघ और प्रांत यानी सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इश्यूज होता है या विवाद होता है तो उसका निपटारा करने के लिए किया गया था। न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई और इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी न्यायालय न्याय का या अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लंदन के जो प्रिवी काउंसिल या प्रिवी परिषद थी उसमें अपील की जा सकती थी। न्यायालय के प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश बनाए थे वो सर मॉरिस गवेयर था और चतुर्थ एवं अंतिम H.J. कानिया थे। H.J. कानिया वही चतुर्थ इसके फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे जो स्वतंत्र भारत में उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट, भारत परिषद को समाप्त कर भारत मंत्री के लिए 6 सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया। यानी 1935 के अधिनियम में इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया। ध्यान देना, 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसमें ब्रिटेन में एक भारत सचिव और उसको सहायता या सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की इंडियन काउंसिल या भारत परिषद का गठन किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा इस इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर भारत सचिव या मंत्री को सलाह देने के लिए एक 6 सदस्यों की सलाहकार कमेटी का एडवाइजरी कमेटी का गठन करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। नेक्स्ट, अदन एवं बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया। वहीं बलूचिस्तान एवं उड़ीसा को नवीन प्रांत बनाए गए। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा इन 2 प्रांत अदन और बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। वहीं बलूचिस्तान एवं उड़ीसा को नवीन ब्रिटिश भारतीय प्रांत घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द्वारा 1 अप्रैल 1935 को देश में मुद्रा एवं साख के कंट्रोल हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में की जाती है, जो इस एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग एवं 2 या अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी संघ लोक सेवा आयोग जिसकी घोषणा 1919 के एक्ट में की जाती है, 1926 में उसकी स्थापना होती है, लेकिन 35 के अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राज्य लोक सेवा आयोग या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। अधिनियम का मूल्यांकन। वस्तुतः इस अधिनियम में अनेक विरोधाभास थे।
संघीय व्यवस्था स्थापित नहीं होने पर केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र में अब भी शासन का संचालन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा, परंतु प्रांतों में 1 अप्रैल 1937 से दोहरा शासन समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया जाता है। इस अधिनियम में अनेक कमियां थी। नंबर 1, यद्यपि इस एक्ट के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, परंतु विशेष उत्तरदायित्व के नाम पर प्रांतीय गवर्नरों को इतनी ज़्यादा शक्तियां उपलब्ध थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की रह गई। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। प्रांतीय जो मंत्री है उनके सलाह से गवर्नर शासन का संचालन करता है, लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि गवर्नरों को इतनी सविवेकीय शक्तियां दी गई कि वो मंत्री परिषद की हर सलाह को मानने से इनकार कर देता था और इसी कारण से प्रांतीय स्वायत्तता एक ढकोसला या नाम मात्र की बात रह गई थी। नेक्स्ट, इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को और आगे बढ़ाया गया जो कि गलत था। नेक्स्ट, देशी रियासतों को बहुत अधिक महत्व दिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार की मंशा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने की थी, लेकिन देशी रियासतों की स्वेच्छा के कारण से संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। साथ ही प्रांतों और केंद्र के अंदर जो व्यवस्थापिका थी उसमें भी इन जो रियासतें थी इनको अधिकाधिक महत्व दिया गया और ये भी एक इस अधिनियम का दोष था। नेक्स्ट, केंद्र में जो दोहरा शासन प्रणाली लागू की गई वो अत्यंत ही दोषपूर्ण थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम द्वारा जब प्रांतों में दोहरे शासन या द्वैध शासन लागू किया गया उसके दोष हमने देखे, और तो 1935 में भी ये व्यवस्था दोषपूर्ण थी क्योंकि केंद्र में भारतीय जो जनता है वो उत्तरदायी सरकार चाहती थी। इसी आधार पर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम पर भारतीय नेताओं की जो प्रतिक्रिया रही है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र या चार्टर बताया। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्ण रूप से रद्दी, बुनियादी रूप से बुरा और स्वीकार करने में पूर्णतः अयोग्य इन्हें रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बोला। इसी प्रकार से पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये अधिनियम बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नज़र आता है, परंतु अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। फिर भी उपयुक्त आलोचना है, उसके बाद नेताओं की प्रतिक्रिया है, फिर भी भारत के संवैधानिक इतिहास में इस अधिनियम का विशेष महत्व है और ये महत्व इसी कारण से सिद्ध हो जाता है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के 2/3 संबंधी प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए। इसके साथ ही भारत में जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ था तो और भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो उस समय भी इसी अधिनियम के द्वारा यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये कहा भी गया था कि 1935 के अधिनियम से ही जब तक शासन का संचालन कर लिया जाएगा जब तक कि नवीन संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। इस प्रकार इस अधिनियम की कुछ अपनी उपयोगिता भी थी जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का हमने विस्तृत अध्ययन किया। इस संदर्भ में यदि किसी को कोई संदेह हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, उसके संदेह का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।